आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय संगीता जेटली जी, नाम मैं लूँगा सुरेंद्र शर्मा जी, अगर आपका नाम नहीं लूँगा तो कोई आप कविता ऐसी कह देंगे कि फिर मेरा आना बंद हो जाएगा। मैं अधिकांश कई लोगों को मैं पहचानता हूँ। मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लगेगा नाम लेने में। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूँ श्री विजय गोयल जी का, जिनके कारण मुझे ये अवसर मिल सका है। कुछ दिन पहले बातचीत में उन्होंने कहा था कि एक दिन गांधी स्मृति संस्थान में आपको आना चाहिए। मैंने कहा था मैं अभी बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, किसी दिन दिल्ली आऊँगा तो मैं ज़रूर आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे लगा कि मुझे अपने विचार रखने हैं। 5 वर्ष मेरे 7 अगस्त को पूरे हो जाएंगे, लेकिन पत्रकार की तरह एक लंबी फहरिस्त प्रश्नों की विजय गोयल जी ने रख दी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात इस तरह से कहूं कि शायद उसमें से कुछ उत्तर मिल सके। सबसे पहले मैं पूज्य बापू को नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज गांधी आर्ट गैलरी का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। इस लोकार्पण के साथ विजय जी के साथ किया गया वायदा भी आज पूरा हुआ। बातचीत में उन्होंने कहा था कि आपको विषय यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल में क्या हुआ, शांति कैसे आई। तो एक तो सबसे पहले मैं विजय जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। एक अत्यंत सार्थक अर्थपूर्ण इनिशिएटिव आपने यहाँ आकर के प्रारंभ किया है। मैं पूज्य बापू को युगांतकारी महापुरुष मानता हूँ और मुझे लगता है कि उनका दर्शन शाश्वत है और जिनका मार्गदर्शन आने वाले अनेक सदियों तक पूरी मानवता को नई राह दिखाता रहेगा। जम्मू कश्मीर और बापू का संबंध बड़ा आत्मीय और गहरा था, लेकिन उस विषय पर अपनी बात रखूं उसके पहले मैं उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से छलके तेजस्वी भरे दर्शन के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इतिहास में पूज्य बापू पहले महापुरुष हुए जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को एक शक्तिशाली सत्ता को चुनौती देने वाले हथियार के रूप में प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। वो कहते भी थे कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की होती है और शांति इसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उन्होंने शांति को रूपांतरण के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखा। ये भी संकेत दिया उन्होंने कि शक्तिशाली का ही सम्मान होता है। और हरिजन के 8 सितंबर 1946 के अंक में उन्होंने अहिंसा में भी वीर की अहिंसा की एक अलग परिभाषा दी थी और कहा था कि अहिंसा के लिए किसी बाह्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए केवल 2 बातें चाहिए, बदला लेने के लिए भी मारने की इच्छा से विरति और प्रतिशोध की भावना मन में लाए बगैर मौत का सामना करने का साहस। उससे पहले 20 जुलाई 1935 को हरिजन के ही एक अंक में बापू ने लिखा कि कोई व्यक्ति अहिंसा को समझ सके, इससे पहले उसे ये सिखाना होगा कि जब आक्रमणकारी उस पर हावी होने की आशा रखता हो तब भी वो अटल रहकर अपनी रक्षा के प्रयत्न में मरने को तैयार रहे। इसके विपरीत व्यवहार करना उसकी कायरता पर मुहर लगाना होगा और उसे अहिंसा से दूर ले जाना होगा। मैं बदला लेने में उसकी प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी कायर को तथाकथित अहिंसा की आड़ भी नहीं लेने देनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है
कि इंसान को अपने पौरुष और अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। यंग इंडिया के अपने एक दूसरे लेख में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ केवल कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना है, वहाँ मैं हिंसा को चुनूंगा। कायर की भांति अपने अपमान का साक्षी बनने की अपेक्षा भारत के लिए अपने सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेना मैं ज़्यादा अच्छा समझूंगा। बापू के सपनों के अनुरूप आज वही पराक्रमी भारत अपने पुरुषार्थ से नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बात मैं पहलगांव से ही शुरू करता हूं। 26 नागरिकों की बर्बर हत्या निर्दोष बेकसूर लोगों की 22 अप्रैल को हुई। आप भी जानते हैं, देश और दुनिया भी जानती है कि ये नृशंस हत्या पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने की। कई सवाल विजय जी ने उसके संदर्भ में पूछा है। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है, एनआईए जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कि कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे, वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी हश्र वही होना है। उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय सेना को या भारत को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दावे पाकिस्तान के जितने भी हों, लेकिन एक भी प्रमाण दुनिया ने न देखा न वो दिखा सका। हमारे प्रमाणों की जरूरत अब नहीं है किसी को बताया जाए। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार दिखाई पड़ा है कि भारत में निर्मित इंडिजिनस इक्विपमेंट के द्वारा भारतीय सेना ने जो पौरुष दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मुझे लगता है कि इसके साथ ही बापू के दर्शन शांति, सहयोग और सद्भाव के अनुरूप ग्लोबल साउथ हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, इसमें भी भारत शांति के प्रयास का अग्रणी देश बन गया है और पूरे विश्व को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता दिखाने की ओर अग्रसर भी है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की यात्रा में बापू के विचारों और दर्शन का बड़ा मजबूत आधार है। हमारी नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। हमारी नीति शांति की रही है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो आज़ादी मिलने के चंद महीनों के भीतर ही पाकिस्तान ने आक्रमण वहां कर दिया था। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई नया देश या कोई नया परिवार निर्मित होता है तो उसकी प्राथमिकता में अपने परिवार की समृद्धि, अपने नागरिकों का कल्याण होता है। लेकिन जन्म से ही पाकिस्तान, जो हमारा दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्क है, आतंक उसकी उस समय भी घोषित पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी थी और आतंक फैलाना उसने नया नहीं शुरू किया है, आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही शुरू किया है, जिसे कबायली आक्रमण हम कहते हैं। वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के भी लोग, बड़ी संख्या में वो लोग थे, बारामूला तक आ गए थे। सलीम शेरवानी ने, मकबूल शेरवानी ने श्रीनगर का रास्ता उनसे पूछा, मकबूल शेरवानी ने गलत रास्ता बताया और उसके कारण भारतीय सेना का विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर सका। और फिर जो हुआ उसमें मैं अनावश्यक जाना नहीं चाहता, समय लगेगा। और इसलिए मैं बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है। पूरे वैश्विक समाज को मिलकर पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवाद के विष का सामना करना ही होगा, समाप्त करना ही होगा। किसी न किसी रूप में आतंकवाद का ये ब्रीडिंग ग्राउंड
पूरी दुनिया में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार है। बापू और कश्मीर का संबंध कितना प्रगाढ़ था, उसे इस बात से हम समझ सकते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद जब देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तो जैसा आपने कहा कि 1 अगस्त को गए थे, 29 दिसंबर 1947 को भी गांधी जी ने एक व्याख्यान में प्रार्थना सभा में कहा कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी। अक्टूबर 1947 में जब बापू को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण के बर्बरता की खबर मिली थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को उस समय खबरदार करते हुए कहा था कि हिंसा से न व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है और न ही धर्म को बचाया जा सकता है। और उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, कल वह हैदराबाद हो सकता है, परसों जूनागढ़, और फिर बाद में किसी अन्य राज्य को भी इस स्थिति को झेलना पड़ सकता है। ये सच है कि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे सब लोग शांति से रहें, लेकिन जब मासूमों पर बर्बर अत्याचार और आक्रमण हुआ, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, औरतों की असमत लूटी गई, तब 29 अक्टूबर 1947 की पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक सभा में गांधी जी ने कहा था कि हमारी सेनाओं का आज कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ें और दुश्मन आक्रमणकारियों को परास्त करें। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा ढाए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए उसी प्रार्थना सभा में बापू ने कहा, कश्मीर के लोग बहादुर हैं, सभी समुदाय वहाँ एकता के साथ रह रहे हैं। कश्मीरियों को आक्रमणकारियों से वापस जाने के लिए कहना चाहिए, और यदि वे हमला करते हैं तो उन्हें कश्मीर के लोगों की लाशों पर चलना होगा। तब कोई भी हमारे सैनिकों को छू नहीं पाएगा। यदि वे मर जाते हैं तो वे अमर हो जाएंगे। हमारे चारों ओर का अंधकार मिट जाए और हम प्रकाश देख पाएं, आज मेरी यही प्रार्थना है। मित्रों, गांधी जी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। राष्ट्र तथा जनसेवा के लिए समर्पित उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि इंसान स्वयं को निष्काम सेवा के लिए अर्पित करके बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ आपने शुरुआत में ही बता दिया, जो विद्वान लोग बैठे हैं, मैं 1947 या जब से आतंकवाद शुरू हुआ तब से बात करूं, मुझे लगता है कि न इतना समय होगा, उतना उबाऊ भी होगा और दिक्कत भी होगी। लेकिन ये सच है कि वहाँ का आम जनमानस, वहाँ की पूरी व्यवस्था आतंकवाद से पीड़ित थी। 2019 के पश्चात मैं कह सकता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला देश की संसद ने लिया, मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था और उसका ये प्रतिफल है। और मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी यही था कि जम्मू कश्मीर भयमुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो, शांति के प्रतीक के रूप में देश के बाकी राज्यों की तरह वो भी अपनी जगह बना सके। मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहा होगा। 7 अगस्त 2020 को मुझे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की जिम्मेदारी दी थी। जब मैं गया था तो कोविड का काल था, चुनौतियां दूसरे प्रकार की थीं। इन 5 वर्षों के दौरान मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में खाका बड़ा स्पष्ट था कि जिस उद्देश्य के लिए देश की संसद ने, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसका इंतजार लंबे समय से देश कर रहा था, जो उसका उद्देश्य है कैसे भेदभाव मुक्त जम्मू कश्मीर हो सके और सुरक्षा से कैसे मुक्त हो सके, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता
और सर्वपंथ संभाव कैसे स्थापित हो सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। 4 पीस की मैं बात बराबर करता था, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपुल फर्स्ट। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने जरूर एक लंबा सफर तय किया है। जनहित के अनेक ऐसे काम हुए हैं। कम समय में समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर ने लंबी दूरी तय की है। आंकड़े गिनाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। ये सच है कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। अब पाकिस्तान के इशारे पर वहाँ कोई बंद काल नहीं होता। अब एकेडमिक कैलेंडर वहाँ जारी होता है। नाइट लाइफ का आनंद कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग तो पहले रह रहे थे, अब लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय भी देश में और दुनिया में अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जाती थी, कैसे होगा। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा मतदान भी हुआ, और गोली की बात छोड़िए, एक कंकड़ भी पूरे जम्मू कश्मीर में न कहीं चला, न कहीं एक रिगिंग की शिकायत आई। इस निष्पक्षतापूर्वक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या जम्मू कश्मीर का हो, किसी ने एक भी आरोप अभी तक नहीं लगाया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कोई पक्षपात हुआ, कोई गड़बड़ी हुई। ये सच है कि मोटे तौर पर एक समय था, अरविंद पंडिता जी बैठे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ से विस्थापित हुए थे, मजबूरी में हुए थे। 150 से लेकर के 200 के आसपास लोकल टेररिस्ट, माने वहाँ के स्थानीय आतंकवादी रहते थे। एक भारत सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति रही है, और भारत सरकार भी विश्वास करती है उसी नीति को लेकर के जम्मू कश्मीर आगे भी बढ़ा है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति को स्थापित करना पड़ता है। और एक प्रयास हुआ है कि शांति कैसे स्थापित हो, और मैं कह सकता हूं कि लक्षण वही है कि शांति स्थापित, तो जो मैंने गिनाए आपको, न हड़ताल होती है, न पत्थरबाजी होती है। जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं उनका कोई टॉप कमांडर जिंदा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था, 150 के आसपास, 125, 150 ये लोकल टेररिस्ट होते थे। पिछले साल रिक्रूटमेंट 6 हुआ, और इस साल आज मैं खड़ा हूँ यहाँ 16 जुलाई को, तो इन 6-7 महीनों में एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। ये इस बात का संकेत देता है कि स्थानीय लोगों में अब आतंकवाद के प्रति आकर्षण नहीं है। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम या आम आदमी सड़क पर आया, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वो खड़ा हुआ, वो मैं समझता हूँ कि शायद 5 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा था। अनेक लोगों से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि 50 वर्ष में भी ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी सहानुभूति है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, जो टीआरएफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाई जा रही है। 2023 में एक बयान दिया गया कि ये जो ट्रेन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का एक टूल है। इस तरह के अनेक बयान हैं, और इन खतरनाक बयानों के कारण मैं समझता हूं कि स्थिति बिगाड़ने की कोशिश होती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर उसके आगे निकल गया है। अब वो समय बीत गया है कि आतंकवादी आकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ कर के बात करे। अब मैं समझता हूं कि एनआईए का या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपी भी उसे कुर्सी नहीं देता है, ज़मीन पर ही बैठाता है। इसलिए स्थिति में बड़ा बदलाव आया। आतंकवादियों की संख्या कम करना, आतंकवादियों को एलिमिनेट करना, मैं समझता हूं ये पूरा काम नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम काम करता था। उस पूरे टेरर इकोसिस्टम पर प्रहार, और ठीक से प्रहार, कौन उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाता था, कौन उन्हें शेल्टर देता था, टारगेट कौन आइडेंटिफाई करता था, उन्हें लॉजिस्टिक कौन प्रदान करता था,
और डीप इन्वेस्टिगेशन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है जो रेडिकलाइजेशन करने में लोग लगे हुए थे, उन्हें भी चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो मैं समझता हूं कि ये प्रमुख कारण रहे हैं। और 22 अप्रैल के बाद वो जो बंद हुआ या जिस तरह से लोग सड़क पर आए, मैं मानता हूं कि वो प्रायोजित नहीं था, क्योंकि जब मैं गया था तो ऐसी घटनाओं के बाद हम लोगों को प्रयत्न करना होता। ये स्वतः स्फूर्त था, स्पॉन्टेनियस था। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता है कि हमारे कारण ऐसा हुआ। जो लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या धोखा देते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसी भावना के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र रहा है। और जम्मू कश्मीर में इस आधार पर काम करने की कोशिश हुई है। जो सपना था कि हर एक वर्ग का विकास हो, गाँव का उत्थान हो, उनके पत्रों में, भाषणों में गांधी जी के बेहतर सामाजिक व्यवस्था, सुसंस्कृत की झलक मिलती है। जम्मू कश्मीर कितना बदला है, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। जब जिस साल मैं गया था 7 अगस्त को, तो जो चीफ सेक्रेटरी थे, अभी नीति आयोग में हैं वो, सुब्रमण्यम, तो मैंने उनसे कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्या तैयारी है? मेरा ख्याल है अगस्त 30 या 31 को। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ होता नहीं है। तो हमने कहा कि कार्यक्रम करना चाहिए। तो 2020 में 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ, वो राजभवन के एक छोटे से कमरे में 10 लोग थे। लेकिन उसके बाद मैं कह सकता हूं कि अब जो कार्यक्रम होता है, शिक्षकों को पुरस्कृत करना, विधिवत अच्छे ढंग से करना, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में ये होने लगा। और 7 सितंबर के ठीक बाद ये 2021 से और अब तक इस बार भी होगा, गांधी जयंती का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाता है। पूरे 1 महीने पद यात्रा, विचार गोष्ठियाँ, और अनेक गांधीवादी उन कार्यक्रमों में गए हैं। और जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है, वो बड़ा कार्यक्रम होता है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर या पूरे यूटी लेवल पर जो पुरस्कार हैं वो बांटे जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो एक मोटे तौर पर 1 महीने का ये कार्यक्रम शायद देश में केवल जम्मू कश्मीर में ही चलता है। और मैं मानता हूं कि वहाँ की नई पीढ़ी में अब इस बात की चेतना आई है, बापू के सपनों का जम्मू कश्मीर, एकता और शांति का जम्मू कश्मीर होगा। और इसलिए लोग भी आगे, कुछ लोग बयान देते हैं, रघुपति राघव राम पर भी कि साहब ये गवा रहे हैं जी साहब, मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों में रुचि है, बच्चे और बच्चियाँ उसमें भाग लेते हैं। 21 मई मैंने फैसला किया कि हर स्कूल और हर पंचायत में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, तिरंगा हर जगह फहराया जाएगा। मुझे पुलिस के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं, कोई 50-100 स्थान चिन्हित करिए, वहाँ हम लोग मिलकर करा देंगे। हमने कहा नहीं भाई, ये तो फैसला हो गया है कि हर पंचायत में होगा, हर स्कूल में होगा। और फैसला लेने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई आर्मी के ऑफिसर, पुलिस में भी इन लोगों ने जान लगाई और हर पंचायत में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, हर विद्यालय में हुआ। बुरहान वानी के बाप ने भी तिरंगा झंडा फहराया एक स्कूल पर। वही उस समय की सबसे बड़ी हेडलाइन थी। अब तो आदत पड़ गई, जो तिरंगा यात्रा देश भर में निकलती थी। मैं समझता हूँ कि दल के किनारे का जो दृश्य था वो जम्मू में तो पहले से होता था, लेकिन सुपैया, पुलवामा, कुलगांव, ये जो जिले दूसरे कारणों से जाने जाते थे, अब इनकी पहचान 10,000 युवा भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले। इसके कारण ये पहचान बदली है। नई पीढ़ी सर्वधर्म समभाव के मूल मंत्र को आत्मसात कर अपना नया भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रही है। अनेक अवसरों पर जम्मू कश्मीर में मैंने खासतौर से युवाओं से कहा है कि कुछ तत्व ऐसे होंगे जो तुम्हें भटकाएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें हिंसा की तरफ धकेलेंगे, लेकिन हिंसा से समाज दुर्बल होगा, बिखर जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर नहीं बन सकता। युवाओं को शांति, सद्भावना, प्रेम का रास्ता दिखाकर
उन्हें समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की तरफ लगाया जाए, इसकी कोशिश हुई है। कुछ तथ्य अगर मैं कहूँ तो 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी डबल हो गई। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूँ कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2020 में जब मैं गया तो वहाँ एक बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार का नियंत्रण होता है, 1300 करोड़ घाटे में था। आज वो 1700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है और देश के अच्छे बैंकों में माना जाता है। आज युवाओं का एक बड़ा वर्ग वहाँ सृजन के लिए समर्पित है। मुझे प्रसन्नता है कि वह समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बदलाव की ये बयार हमारे पड़ोसी को पसंद नहीं आती है। आप में से अनेक लोग कश्मीर जाते हैं, जो उपराज्यपाल के नाते काम है वो तो है। आपने आंकड़ा बताया 2023 का, मैं पिछले साल का बताता हूँ, 2 करोड़ 38 लाख पर्यटक वहाँ आए। पहली बार G20 की बैठक का आयोजन हुआ, कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पहली बार जम्मू कश्मीर में हुई थी। देश दुनिया की निगाहें थी। वैसे वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, लेकिन चर्चा उसकी दुनिया में मेन बैठक जो गोवा में उससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो श्रीनगर में हो रही थी। उसके बाद से फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी बहुत बढ़ा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा था कि जो काम है वो तो है, एक काम और हो गया था कि कबीराज जी जैसे बड़े भाई या देश में कहीं से कोई फ़ोन करता था कि मेरे फलां परिचित जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिले, जरा इनका प्रबंध करा दीजिए, वो भुगतान उगतान सब करेंगे। ये स्थिति हो गई थी। और जिसके पास एक होटल था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसका कम से कम एक नया होटल तो पिछले 4 साल में जरूर बना है, कई ने 2-3 बनाए। और अगर मैं सामान्य रूप से कहूँ तो पिछले 4 वर्षों में कश्मीर घाटी के अंदर केवल 5000 से ज़्यादा नए होटल बने। 5000 से ज़्यादा। उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ के भी हैं, ब्रांडेड होटल भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। अगर 10 करोड़ आप एक होटल पर लागत लगावें तो ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसमें 90% इन्वेस्टमेंट लोकल है। 10% उस खाते में मैं रख रहा हूँ कि कोई मुंबई का ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर होगा, कोई दिल्ली का होगा, कोई कोलकाता का, उसने किसी के साथ थोड़ा हिस्सा लगाया होगा। तो ये 50,000 करोड़, ये पीस के स्टेक होल्डर बढ़ गए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक होटल के पीछे 3 गाड़ी रखिए तो 15,000 नई गाड़ियाँ ली गई। ये पीस के स्टेक होल्डर है। और वो शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचे वाला हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पश्मीना बेचने वाला हो, कालीन बेचने वाला हो, जो समृद्धि वहाँ आई है, मैं समझता हूँ कि इसका आनंद अब वहाँ के लोगों ने लिया है। और वो जानते हैं कि अब हमारा कोई भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि आप क्या मानते हैं 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि? हमने कहा कि पहली बड़ी उपलब्धि कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दी गई है। दूसरी बात उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मैं यही कहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया है। कुछ लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 99% लोग अब भारत के साथ इंटीग्रेट हो गए, ऐसा वो दिल से मानते हैं। अब पहलगांव की घटना हुई क्यों, मैंने इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? मुझे लगता है सीधे स्पष्ट तौर पर किसी को समझ में आ सकता है कि एक तो कम्युनल लाइन पर डिवीजन हो जाए, दूसरा जम्मू कश्मीर के जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं उन पर आक्रमण हो, ताकि फिर से कश्मीर के लोग ये फील करें कि हम देश के साथ नहीं, वो एलिनिएट हो जाएं। और तीसरा, जो इकॉनमी यहाँ की बढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक तरक्की होगी तो पत्थर फेंकने वाले नहीं मिलेंगे 500 रुपये 200 रुपये पर, और उनको मिल नहीं रहे। तो एक बार फिर से विपन्नता आवे तो शायद रिक्रूटमेंट हम फिर से कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इसको अब वहाँ के लोगों ने समझा है। और जो मैंने कहा कि 22 अप्रैल के बाद 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों ये प्रदर्शन चला। और एक बात हम सब जानते हैं, जहाँ भी दुनिया भर में आतंकवाद है या जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, जब स्थानीय समर्थन, वहाँ के लोगों का समर्थन समाप्त हो जाता है तो सुरक्षा बल और पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर लेते हैं। मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो बदलाव हुआ है, निश्चित रूप से शायद अब ऑक्सीजन और खाद तो उन्हें नहीं मिलेगी, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो, जिस उद्देश्य से 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था संसद के द्वारा। अभी उस घटना के बाद डल के किनारे
एक मीडिया के साथी यहाँ से गए थे। उन्होंने एक 10 साल के बच्चे से पूछा कि पहलगाम हमले के पीछे कौन है। बड़े इनोसेंट भाव से उस बच्चे ने कहा कि यह आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया है। 10 साल के बच्चे ने कहा। और दूसरी बात उसने कही, इसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। उस बच्चे के जवाब में मैं समझता हूं कि परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण छिपा हुआ है। वह बच्चा पिछले 5 वर्षों में आए परिवर्तन को समझते हुए बड़ा हुआ है। वह जानता है कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान है। नई पीढ़ी के अलावा पुरानी पीढ़ी के लोगों के सोच में भी बदलाव आया है। उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य केवल और केवल भारत के साथ है। पाकिस्तान से बर्बादी, गरीबी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद 6 जून को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर से, कटरा से श्रीनगर रेल रवाना किया और श्रीनगर से रेल कटरा भी आई। कटरा इसलिए आई कि जम्मू में नया रेलवे का डिविजनल कार्यालय बना है, नए प्लेटफार्म बने, सितंबर में वो काम खत्म हो जाएगा। तो जो सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी, फिजिकली भी मैं समझता हूँ कि रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुड़ जाएगा। वो सपना भी देश जल्द ही पूरा होते हुए देखेगा। और मुझे लगता है कि पहली बार आम कश्मीरी अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुआ है। अब वहाँ इनोवेशन और स्टार्टअप की चर्चा होती है। जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, IIT, IIM, निफ्ट, 2 एम्स, 3 और 4 नहीं 7 नए मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दिए हैं। 500 MBBS की सीटें वहाँ बढ़ गई पहले की तुलना में। तो ये क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ के। और अगर मैं ग्रामीण सड़कों की बात करूं तो आप सब जानते हैं आदरणीय वाजपेयी ये प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी समय प्रारंभ हुई थी। उस समय जो मानक तय थे कि देश में 1000 आबादी के जो गांव हैं उनको अच्छी सड़कों से जोड़ा जाएगा। बाद में उस मानक में बदलाव किया गया, 500 किया गया, लेकिन वो हिली स्टेट्स के लिए आबादी 250 रखी गई। तो 2001 के सेंसस के आधार पर जो गांव थे वो सब जोड़ दिए गए थे पिछले 4 वर्षों में। अब 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव है उसके लिए भी भारत सरकार ने 4400 करोड़ रुपए देकर 297 सड़कें स्वीकृत की हैं। मैं समझता हूँ वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं कहा कि अब इनोवेशन और स्टार्टअप पर भी वहाँ का नौजवान फोकस कर रहा है और कम समय में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए नई बात थी, वहाँ तो दूसरी चीज़ों की गणना होती थी। 1013 स्टार्टअप हमारे DPIIT से मान्यता प्राप्त हैं और उसका जो दूसरा प्रबल पक्ष है 1/3 से ज़्यादा महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं। इस बदलाव का जिक्र करते हुए 2 महत्वपूर्ण दर्शन बापू के मैं उनका जिक्र करूंगा, जो शांति की ओर तेजी से बढ़ रहे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है। पहला है स्वराज। स्वराज से उनका तात्पर्य एक ऐसे समाज से था जो अपने मूल्यों को संरक्षित रखते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। जून 1924 में यंग इंडिया के लेख में गांधी जी ने लिखा, स्वराज से मेरा आशय अपनी सभ्यता की पहचान को अक्षुण्ण रखना है। मैं कई नई बातें लिखना चाहता हूँ, लेकिन सभी बातें भारतीय स्लेट पर ही लिखी जानी चाहिए। उन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का बीज 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से बो दिया गया। अब जो डिफरेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी घटना बता के तब उन पर आता है। जिस साल मैं गया था तो अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे को, शुक्रवार को, वहाँ दरबार मूव होता था। सुब्रमण्यम साहब आए, कहा कि साहब वो आपको चलना होगा सेक्रेटेरिएट इस तारीख को। हमने कहा क्या है? तो कहे साहब दरबार मूव। मैं जानता नहीं था दरबार मूव क्या है। तो जब मैं गया, जो दृश्य देखा तो 247 ट्रकों पर फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो रही थी। मुझे बताया गया कि 800 कमरे 6 महीने जम्मू में किराए पर लिए जाते हैं और 1000 कमरे होटल में श्रीनगर में लिए जाते हैं। तो उस दिन तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैं तय किया
कि मई में जब हम आएंगे, अप्रैल के लास्ट फ्राइडे को जब जम्मू से श्रीनगर, तो कोई ट्रक फाइल लेकर नहीं जाएगी। फिर वो ई ऑफिस हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज वहाँ, और आज देश में सबसे ज़्यादा 1140 ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर में ही है। वो फर्स्ट है सभी स्टेट और यूटी मिला करके। दूसरी एक समस्या थी लैंड रिकॉर्ड की, उर्दू में ही था, वहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर था। और मैंने एक बार जब डिजिटाइजेशन हो रहा था तो एक कार्यक्रम मैंने कहा कि अगर उस समय डिजिटाइजेशन का युग रहा होता तो भगवान कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व मौजूद था, फिर भी महाभारत हो गया 5 गांव के लिए। उराग दरबारी का नाम आपने सुना है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, श्री लाल शुक्ल का। उसमें एक पात्र है लंगड़। लंगड़ माने भोजपुरी में जिसका पैर खराब है, तो उसका एक पैर खराब था। वो बेचारा अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए पटवारी के पास दौड़ता था, रेवेन्यू अफसर के पास। दौड़ते दौड़ते लगा कि उसका दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। तो एक गांव है रायबरेली जिले में, हरपालपुर, उसी को केंद्र बिंदु में रख करके वो उपन्यास लिखा गया। तो मैं समझता हूँ कि वो पात्र बदल गए होंगे, लेकिन सिम्टम अभी भी देश में नहीं दुनिया भर में वैसे दिखाई पड़ते हैं। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। अब लैंड डिजिटाइजेशन हो गया पूरी तरह से, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये तीनों में लैंड रिकॉर्ड और पासबुक सबको उपलब्ध करा दी गई है। वंचित वर्ग हो, आदिवासी समुदाय हो, जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं वो उन्हें मिल गए हैं। महिलाओं के साथ जो भेदभाव था, आप तो हमसे बेहतर जानती हैं, वहाँ की हैं और आ गई, शादी दूसरी जगह हो गई तो पिता की संपत्ति से, अधिकार से वंचित हो जाती थी लोग। ये कानून भी बदल गया, बड़ा अन्याय था। एक ऐसा ढांचा तैयार हो जहां सभी गांव अपने संसाधन और अपनी जनशक्ति द्वारा समाज को आत्मनिर्भर बना सकें। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहली बार लागू हुआ। देर से लागू जरूर हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, कई लोग देश के कई राज्यों में मानते हैं कि बहुत ही आदर्श स्थिति है। मैं बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि जितने कम समय में फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों पंचायती राज व्यवस्था को दी गई, देश के किसी राज्य से हम मुकाबला करने के लिए इसमें तैयार हैं। 70% आबादी वहाँ की कृषि, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर अपना जीवन यापन करती है। प्रकृति ने वहाँ सुंदरता ही नहीं दी, मौसम भी ऐसा दिया है, प्रचुर पानी दिया है। HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान 2022 में हम लोगों ने बनवाया था, देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सहायता से बनाया था। उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की GDP को 5 साल में कैसे दुगुना किया जा सके, और 29 प्रोजेक्ट उसमें बनाए गए। कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया गया। फॉडर डेफिसिट है, 40% फॉडर वहाँ होता है, कैसे 5 साल बाद इसे हम 80% ले जा सकते हैं। मिल्क डेफिसिट थी, मिल्क सरप्लस हम कैसे हो सकते हैं। मिल्क की प्रोसेसिंग 1 लाख लीटर होती थी, आज 5 लाख लीटर हो रही है। 5 साल बाद मैंने अब 3 साल और बचे हैं, 10 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग होगी। मीट एक बड़ी मात्रा में उसका उपयोग होता है, बाहर से ही आता है, उसमें हम 75% वहाँ प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ट्राउट का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस, सेब का उत्पादन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन केवल बढ़ाना नहीं, उत्पादन भी उसका बढ़ाना। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, 29 प्रोजेक्ट बताना समय नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोगों को नींद आ रही है, लेकिन मैं जल्दी थोड़ी ही आपके धैर्य की परीक्षा लूँगा, मैं ख़त्म करूँगा जल्दी। मैं भी यही काम किया हूँ, इसलिए कोई मुझे मालूम है। बाद में नहीं कि अभी पूछेंगे, मैं ख़त्म कर लूँ कि बीच में पूछेंगे, बड़ी कृपा आपकी। तो ये रविंदर पंडिता जी कश्मीर वैली के ही मूलतः रहने वाले हैं। बड़ा भारी काम किया। शारदा देवी का मंदिर इन्होंने श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी को ले जाकर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई। बड़ी संख्या में देश भर से लोग वहाँ आते हैं। इसके लिए लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। तो आप जानते हैं रविंदर पंडिता जी कि वहाँ सरसों माने मस्टर्ड की खेती नहीं होती थी ना। पिछले 3 साल से सरसों की खेती हमने शुरू करवाई। हमने क्या, उस HADP की जो 29 प्रोजेक्ट है उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। अब सामान्य रूप से मस्टर्ड की खेती होने लगी तो किसी को यही समझ में आएगा कि
सरसों की खेती हो रही तो सरसों का तेल हो जाएगा, लोग खाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उसके 3 फायदे। एक, आप सब जानते हैं कि मोटे तौर पर 36-34% ही तेल निकलता है, 35% बाकी ऑयल केक, जिसे हिंदी में खली हम लोग कहते हैं अपने इलाके में, तो फॉर्डर डेफिसिट कम करने में वो मदद करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, हनी और बी कीपिंग में जो किसान हैं, पूरे कश्मीर वैली में मधुमक्खियाँ 30 दिन 35 दिन पहले आ गईं, जिसके कारण उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ और वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2021 तक वहाँ कुल निजी क्षेत्र का जो निवेश था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 14,000 करोड़ था, क्योंकि ज़मीन तो वहाँ मिलती नहीं थी। आपके पिताजी जब थे तो उन्होंने बिरला जी को कह करके फैक्ट्री लगवा दी, सामान्य तौर पर बड़ी इंडस्ट्री वहाँ लगी नहीं। भारत सरकार के सहयोग से न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी और मैं इस सभागार में अनेक विद्वान लोगों के बीच ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं था जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने दिया। और कम समय में, वो पॉलिसी 7 साल के लिए थी, लेकिन 2.5 साल में ही जो पूरा इंसेंटिव था वो समाप्त हो गया। सामान्य तौर पर देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि इंसेंटिव भारत सरकार जो तय करे वो 7 साल, वो 2.5 साल में ही समाप्त है। लैंड बैंक की वहाँ दिक्कत थी, लैंड बैंक बढ़ गया है और आज 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो रियलाइज हो गया, माने प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया। 28 से 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस पर है। कोई 3 महीने में पूरा होगा, कोई 4 महीने में पूरा होगा, कोई 6 महीने में पूरा होगा, कोई 8 महीने में पूरा होगा। अभी प्रस्ताव 60,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। अब आगे क्या होगा इस समय बताएगा। तो इंडस्ट्री की चर्चा की, टूरिज्म की चर्चा की, एग्रीकल्चर रिलेटेड की चर्चा की, अब एजुकेशन की चर्चा करना बड़ा जरूरी है, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगा। तो सामान्य रूप से लोग दफ्तर कहाँ है जानते नहीं थे, स्कूल कहाँ है, लेकिन अब वो सब व्यवस्था दुरुस्त है, टाइम से ही जाना है और सबके लिए कंपलसरी, जैसे बच्चों के लिए हाजिरी कंपलसरी है, वहाँ ये मजबूरी में करना पड़ा। कई लोग, हम लोग तो उसके खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अब वो वहाँ के लिए ज़रूरी था। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो जो करिकुलम था उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। वो ऐसा है जिस पर देश में कहीं आपत्ति नहीं उठ सकती है। ठीक किया गया, अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ और विद्यालय हैं जो अभी, तो उनका भी इलाज 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो सब सरकार के नियंत्रण में ही चलेंगे, सरकार के बाहर नहीं चलेंगे। अगर उच्च शिक्षा की मैं बात करूं तो 2 हमारी यूनिवर्सिटीज़ को A++ जम्मू यूनिवर्सिटी को और कश्मीर यूनिवर्सिटी को अभी इस वर्ष मिला है, जो मैं समझता हूं कि यूजीसी ने या NAC ने जो क्राइटेरिया बनाई है वो सर्वोच्च क्राइटेरिया है। और जो प्रोग्राम हायर एजुकेशन में शुरू हुआ है वहाँ, डिज़ाइन योर ओन डिग्री, अभी एक कमेटी गई थी शिक्षा मंत्रालय की, तो उस कमेटी ने कहा कि साहब हम लोग भी यूजीसी को रिकमेंड करेंगे कि देश के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन लेटर एंड स्पिरिट लागू करने का वास्तव में प्रयत्न हुआ है। कितना परिणाम आएगा ये समय बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी पूर्वक कोशिश हुई है। और एक दूसरी बात उसमें जरूर मेंशन करूंगा कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में मैं जाता रहा। गोल्ड मेडल जब मिलता है तो एवरेज मिनिमम 75% बच्चियों को ही मिलता है। एक जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो आश्चर्यचकित रह गया मैं, 15 में से 14 गोल्ड मेडल बच्चियाँ ही ले गईं एग्रीकल्चर की, एक उसमें बच्चा। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। रोजगार की बड़ी चर्चा वहाँ होती है, अभी भी आप जाएंगे तो रोजगार नहीं है। ये सच है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट था गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ, उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उस रोजगार वहाँ भी दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैंने रिक्तियाँ थी उन्हें 42,000 पदों को भरा गया 4 साल में। पारदर्शिता के आधार पर भरा गया, मेरिट के आधार पर भरा गया, किसी की सिफारिश पर एक भी नियुक्ति नहीं हुई है, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और पूरे देश में जम्मू कश्मीर अकेला पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसा काम है
कि अंतिम कैंडिडेट के साक्षात्कार के 3 घंटे के अंदर लगातार 3 साल से रिजल्ट निकल रहे हैं और वो इस साल भी कायम रहेगा। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। एक बैक टू विलेज हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था। एक अधिकारी नियुक्त होता था नोडल अफसर पूरे वर्ष भर के लिए उस पंचायत के लिए। बाकी जो काम करता था। एक काम ये भी था कि उस पंचायत से 15 युवाओं को चिन्हित करना है शुरुआती दौर में। उसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कैसे, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पहले 10 लाख, अब तो 20 लाख कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। बैंक जो है बिना किसी कोलेटरल गारंटी के ऋण देते थे। उनकी हैंड होल्डिंग करना और उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना। बड़ी संख्या में इस तरह के छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर बने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की संख्या भी बड़ी, यानी 8 लाख से ज़्यादा है। तो आर्थिक संपन्नता में महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। एक मिशन युवा करके रोजगार से संबंधित कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है, उसके परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लंबे समय के बाद अनेक ऐसे लोग थे जो मुख्य धारा से जुड़े हैं। भारत सरकार की योजनाएं पूरी तरह लागू हों, इसका प्रयत्न किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसकी कोशिश की गई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से शांति और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर ने कई पड़ाव पार किए हैं, आने वाले दिनों में उसका भी योगदान विकसित भारत के निर्माण में हो, इसकी कोशिश हो रही है। स्वदेशी भी बापू का एक दर्शन था। हस्तकला और शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए लघु उद्योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। बापू ने यंग इंडिया के अपने लेख में लिखा कि बस एक उद्योग पुनर्जीवित हो जाए तो अन्य सभी उद्योग उसका अनुगमन कर सकेंगे। लघु, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये जम्मू कश्मीर का विजन रहा है। और आंकड़ों के हिसाब से मैं कहूँ कि 5 वर्षों में नहीं, 4 वर्षों में जो एक्सपोर्ट होता था वो डबल से ज़्यादा हो गया है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो चाहे हैंडलूम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्वयं सहायता समूह और KVIC के जरिए भी अनेक प्रयास हुए हैं। भारत सरकार योजना चलाती है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% है और लगातार 3 वर्ष से PMEGP में नंबर 1 जम्मू कश्मीर ही आता है। ये जम्मू कश्मीर की यात्रा है पिछले 4-5 वर्षों से। मैंने बताया युवा, महिला। अब मुझे लगता है कि अब यह कालखंड जम्मू कश्मीर की जीवन यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनेक नए कीर्तिमान इसने स्थापित किए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी बड़ा लंबा सफ़र, मीलों सफ़र तय करना है। और ये बात सबको मालूम है कि विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। बिना शांति के कोई विकास नहीं हो सकता है। तो किसी भी विकास, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, आर्थिक विकास हो, शांति पूर्व शर्त होती है। और मुझे यकीन है जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति द्वारा मजबूत नींव तैयार की गई है। आगे भी मैं समझता हूं कि इस रास्ते पर जम्मू कश्मीर चलेगा। और जो देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर, जैसे गृह मंत्री जी ने एक दिन कहा, कोई तारीख बताई कि नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, मैं समझता हूं कि वो दिन भी देश देख सके, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, बापू को फिर से नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हमारे बीच के अंदर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। सिन्हा जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है जाके, लगभग 1 सा हमारा राजनीतिक जीवन पहले रहा है जी। ईमानदार, सरल, सादगी, कार्यकुशलता और अपने शालीन स्वभाव के लिए वे जाने जाते हैं। 1980 से बीजेपी में आए और हम दोनों लोकसभा में 1996 में एक साथ आए, अगर मैं ठीक हूँ तो। और फिर 1999 में आए हम एक साथ, और उसके बाद 2014 में हम बिछड़ गए। मैं राज्यसभा में चला गया, वो लोकसभा के अंदर आ गए जाके। वे रेल मंत्री थे और मैं खेल मंत्री था मोदी जी की सरकार के अंदर। रेलों में डिजिटलीकरण, स्वच्छता, वाईफाई, कैशलेस टिकटिंग, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किए जाके जी। ये जगह जहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत से आप में से लोग होंगे जो पहली बार आ रहे होंगे यहाँ।
ये गांधी स्मृति है। जब मेरे को हमारे चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं कहाँ से गांधीवादी या गांधी का वो लगता हूँ जी, पर उन्होंने कुछ सोच के काम कर दिया होगा। जो मैंने गांधी को सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ा वो यहाँ आके पढ़ा जाके और समझा और देखा कि गांधी कितने सरल थे जाके। गांधी को तो वैसे ही रिसर्च के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर, सेमिनार में, सिंपोजियम में बड़ा कठिन बना के रखा है, नहीं तो गांधी जी ने कोई नई बातें नहीं की, वही कही जो सारे हमारे महापुरुष करते थे। पर गांधी जी ने सेक्रीफाइस और त्याग किया जाके। ये वो स्थान है जहाँ पर गांधी जी अपने जीवन के अंतिम 144 दिन रहे और यहीं शहीद हो गए जाके। और जानते हैं वो 144 दिन कैसे रहे? मैं जब आया था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, गांधी जी 5 स्टार प्रॉपर्टी पे आ कैसे गए? गांधी जी ने कलकत्ता से आने के बाद तय किया था कि वो जो बिड़ला मंदिर है ना, कई बार लोग ये सोचते हैं शायद ये वही है, बिड़ला मंदिर है उसके पास जो हरिजन बस्ती है उसके अंदर जाके ठहरेंगे। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री को पता चला तो उनको बड़ी चिंता हुई इस बात की कि गांधी जी की सिक्योरिटी का क्या होगा अगर वहाँ पर ठहरे तो, और हमारी सिक्योरिटी का भी क्या होगा, और फिर गांधी जी से लोग मिलने कैसे आएंगे। तो उन्होंने सरदार पटेल को रवाना किया, भाई पटेल जाओ और गांधी जी को समझा बुझा कर इस बिड़ला हाउस के अंदर ले आओ जाकर। बिड़ला हाउस में जहाँ सेठ बिड़ला रहते थे, और गांधी जी इससे पहले 9 बार इस स्थान पर आ चुके थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए थे जाके। तो सरदार पटेल गए उनको रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए और गांधी जी को बहुत समझाया, गांधी जी टस से मस ना हो। फिर उन्होंने कहा गांधी जी दंगे बहुत हो रहे हैं, आप देखना रास्ते के अंदर सड़कों पे आपको दंगे होते हुए मिलेंगे जाके। और गांधी जी जहाँ आप ठहरोगे वहाँ मुस्लिम नहीं आ सकते जाके, उनके आने में दिक्कत होगी जाके, इसलिए आप यहाँ ठहरिए। तो गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन यहीं बिताए। और फिर यहीं जब वो प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे अपने कमरे से, बिछौना नीचे लगा के सोते थे, तो जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे तब उस समय उनको शहीद कर दिया गया। ये जगह वो गांधी स्मृति है जाके। गांधी जी कभी जम्मू कश्मीर गए हों, मुझे ऐसा ध्यान नहीं पड़ता जी, पर गांधी जी शायद एक बार 1 अगस्त 1947 को गए थे, क्योंकि अभी जहाँ मनोज सिन्हा जी बैठे हैं, डॉक्टर करण सिंह बैठे थे बोलने के लिए, और उन्होंने कहा डॉक्टर करण सिंह ने कि वो जम्मू कश्मीर आए थे 1 अगस्त 1947 यानी 15 दिन पहले, और उन्होंने वहाँ शांति की थोड़ी बात की थी। कोई आंदोलन कभी नहीं चलाया उन्होंने, शांति की थोड़ी बात की थी, हिंदू मुस्लिम एकता की थी। गांधी का तो जीवन ही सारा हिंदू मुस्लिम एकता में चला गया, और हिंदू मुस्लिम एकता उस समय भी नहीं हुई जाके, आप तो जानते हैं बंटवारा ही उसके ऊपर हो गया था जाके। तो ऐसा जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा शांति का स्थल है, उस समय उन्होंने उस समय बोला था जी। पर जम्मू कश्मीर को क्या नज़र लगी, महाराजा हरि सिंह ने सेशन लेट में किया, और उसके बाद जो सारी घटनाएं हुई आपको मालूम है जाकर। मोहम्मद करीम छागला ने एक बार यूएनओ में एक बार कहा था कि कश्मीर दुनिया में भारत रूपी सेकुलर वाटिका का प्रयोग है, और पाकिस्तान इसको बर्बाद करने की जगह इससे सबक सीखे जाके जी। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर 48, 71, 98 और अब 2025 में हमसे हमेशा टकराया, और हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है जाके जी। 1971 के युद्ध में जब भारत जीता था तो कश्मीर का हल निकल सकता था, मगर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया। मुझे मालूम नहीं, मनोज सिन्हा जी बताएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसा मैं पढ़ता हूँ कहीं पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक बार कोशिश की थी कि कुछ इस तरह से समझौता हो जाए कि दोनों तरफ सीमाएं नहीं रहें और दोनों तरफ से ट्रेड जो है वो खुला ट्रेड हो जाए, यानी खुली सीमा हो जाए, या ये ट्रेड की या ये ऐसी कुछ बात की कि जो LOC है वो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल सीमा बन जाए, ऐसी भी कोशिश की थी, पर इसके मुझे कोई प्रमाण बाहर ज़्यादा निकले नहीं है जाके जी। कश्मीर की समस्या समाधान हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जमहूरियत से उसको कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में खोजने की कोशिश की थी जाके जी। मैं मनोज सिन्हा जी से पूछ रहा था कि 2020 में जब आप उपराज्यपाल बने तो कैसा कश्मीर आपको मिला था, और आपके सामने चुनौतियां क्या क्या थी जाके जी। तब से हमने देखा है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर गजब का विकास हुआ है, और कई बार इतना विकास बताया जाता है कि हमको विश्वास ही नहीं होता यहाँ बैठकर कि वाकई में इतना विकास हो गया। जैसे आतंकवादी घटनाएं जो 2018 में बताते हैं 228 की जगह अब सिर्फ 46 हुई 2023 के अंदर। हड़तालें
करीब 52 थी, 0 हो गई। और सबसे बड़ी बात तो पत्थरबाजी, तो ये पत्थरबाजी 1328 थी 2018 में, और अब कितनी है? 0। अब कितनी है? 0। तो सिन्हा जी ने वो क्या चमत्कार किया, लोगों में अंकुश बढ़ा दिया, या सख्त सत्ता की, या फिर लोगों को समझाया बुझाया, वो अपने वो वक्तव्य में बताएंगे जाके जी। या कानून व्यवस्था सख्त थी, या उनके मन बदलाव कर दिए जी। अब हम सुनते हैं 2 एम्स खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज 4 से 7 हो गए, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बढ़ गए हैं, वो सब वो बताएंगे हमको। और 2023 में जो सबसे बड़ी बात है, जो टूरिस्ट है वो बढ़कर 2.5 गुना हो गया है, 2 करोड़ 11 लाख। ये मायने रखता है बात को जाके, 2 करोड़ 11 लाख लोग आएंगे। मेरे लिए तो जम्मू कश्मीर बहुत प्यारा रहा जी, क्योंकि मैं सबसे पहले जब गया था तो मैंने देखा जम्मू कश्मीर का सौंदर्य बहुत ही अलग था। और मुझे और ज़्यादा सौंदर्य इसलिए भी लगा क्योंकि मेरा हनीमून जो था वो कश्मीर में ही था जाके, तो इसलिए भी मेरी यादें जो बड़ी ताज़ा हैं। और मैं चाहता हूं मन से कि जम्मू कश्मीर में आज जिस मुकाम पर हमारे को प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें मैं दूसरा गांधी कहता हूं, क्योंकि गांधी जी ने जैसे शांति व्यवस्था की, आज अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, धारा 370 नहीं हटाते, तो कश्मीर का जो विकास हो रहा है वो हो नहीं सकता था जाके। तो बहुत सी योजनाएं, सुरक्षा, विकास, ना जाने कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं जी। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि मुख्य क्या चुनौतियां आई थी जी, पत्थरबाजी में सफलता कैसे प्राप्त की, पहलगाम आतंकवादी हमला, उसके बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज कश्मीर की स्थिति क्या है, क्या पर्यटन पर अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम की घटना के बाद फर्क पड़ेगा क्या, पहलगाम में आतंकवादियों को पकड़ने में सरकार कब तक सफलता प्राप्त कर लेगी, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं या यहीं उनकी युवाओं को, नयों को आतंकवाद में ढकेला जा रहा है जी। कॉलेज के युवाओं का क्या सोचना है, वे अभी तक भी हिंदुस्तान सरकार कहते हैं या कहते हैं कि ये हमारा देश है जी। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आज तक मैंने नहीं देखा किसी नेता को जिम्मेदारी लेते हुए, पर आपने देखा होगा कि आतंकवाद आज की स्थिति नहीं है, आतंकवाद वर्षों से चला आ रहा है, वर्षों से चले इस आतंकवाद के लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। पर मनोज सिन्हा जी ने छाती ठोक कर कहा पहलगांव में हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, दूसरा कोई ऐसा नेता कहता नहीं है जाके, कोई उपराज्यपाल नहीं कहेगा। वो उन्होंने इसलिए कहा कि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और जिस तरीके से आतंकवाद समाप्त हो रहा है, उससे धीरे धीरे जो है कोई भी एक भी घटना नहीं रहेगी, ऐसा समझता हूँ। और अंत में मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान का टीवी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खुला हुआ है क्या एकदम? जैसे मैं जब पहली बार पाकिस्तान गया था तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं मैरियट होटल में इस्लामाबाद में ठहरा तो मैंने टीवी खोला तो टीवी पे गाना आ रहा था, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो मेरी तो छाती चौड़ी हो गई, मैंने पाकिस्तान में ये गाना चल रहा है जी, पर पता चला भाई जी टीवी यहाँ पर चल रहा है जी। उसी तरीके से मैं गया अपना एक दुकान के अंदर इस्लामाबाद में, मैंने उनसे पूछा कोई संगीत सुनाओ, उन्होंने एक पाकिस्तान का संगीत सुनाया। मैंने कहा फिर दूसरा सुनाओ, उसने दूसरा सुनाया, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा तीसरा सुनाओ, तीसरा सुनाया, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा और सुनाओ, कहने लगा और नहीं है। मैंने कहा और नहीं है तो ये इतनी सारी जो कैसेट लगी हैं, उस समय कैसेट का ज़माना था, ये क्या है? कहने लगे ये हिंदुस्तान का सारा म्यूज़िक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान की फिल्में, हिंदुस्तान का संगीत रच बस गया हुआ जाके, पर शासक ऐसे हैं कि शांति नहीं होने देना चाहते। हम सब मनोज सिन्हा जी को चुनना चाहते हैं। मैं एक बार उनका दोबारा से जोरदार स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे बीच में आएँ और जम्मू कश्मीर की स्थिति बताएंगे, जी जम्मू कश्मीर में किस तरह से शांति बहाल। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।